क्वेश्चन नंबर 1 था एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, उसकी परिमिति होगी, ऑप्शंस हैं इसके 3πr प्लस 3r, 3πr प्लस 6r, 3πr प्लस 9r। ऑप्शन डी 3πr। ये एक अर्धवृत्त है। ये क्या है? अर्धवृत्त। ये इसका केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है कि नहीं? अगर हम पूरा कहें तो त्रिज्या का दुगुना है, यानी कि 2r है कि नहीं? और यहाँ से यहाँ तक πr है। क्या है? πr है। तो अगर हम कहें अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी, तो अर्धवृत्त की परिमिति हो जाएगी πr प्लस 2r। होगा कि नहीं? यहाँ हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी है? 3r है। तो त्रिज्या यानी कि r के जगह पे क्या बिठा देंगे? 3r। तो पाई इंटू 3r प्लस 2 इंटू 3r। तो कितना हो जाएगा? 3πr प्लस 3 दूना 6r। 3πr प्लस 6r ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्यों होगा समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? किसी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर के 1 तक ही हो सकता है। किसी घटना की प्रायिकता कहाँ से कहाँ हो सकती है? 0 से 1। तो क्लियरली हम ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, ये 2.5 है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि घटना ई की पूरा घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है पीई बराबर पीई डैश, ऑप्शन बी पीई प्लस पीई डैश बराबर 0, ऑप्शन सी है पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर हम कहें किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। यदि हम कहें किसी घटना की होने की प्रायिकता किसी घटना के होने की प्रायिकता को हम लोग पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ई से। और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता को हम लोग पी नहीं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? पी नहीं या फिर पी डैश से दिखाते हैं। और दोनों का योग यदि हम करें पी प्लस पी नहीं, तो उसका योग 1 होता है। कितना होता है? 1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एक पासे की फेंक में दो नहीं आने की
प्रायिकता क्या है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 5/6 और ऑप्शन डी है 1/2। किसी पासे को यदि हम फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? अगर एक पासे को हम फेंकते हैं तो क्या क्या अंक हमारे पास आ सकता है? तो यही 6 अंक आएंगे, या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। तो ये हमारे पास कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई? कुल संभावित परिणाम यानी कि NS कितने हो गए? 6। कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 हो गई। यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक पासे की फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता। तो यहाँ घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना क्या है? 2 नहीं आने की प्रायिकता। 2 नहीं आने की प्रायिकता यानी कि 1, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है। घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम लोग NE से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? तो कितने हो गए यहाँ? 5। तो अगर हम इसकी प्रायिकता देखें तो PE = होता है NE/NS। तो NE कितना हो गया? 5 और NS कितना हो गया? 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अच्छी तरह फेंटे गए अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता खींचा गया। इसके काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? तो ताश में जो कुल पत्ते होते हैं वो कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। यानी कि हमारा कुल संभावित परिणाम कितने हैं? कुल संभावित परिणाम यानी कि NS कितना है? 52। अब घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो कहता है काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? तो ताश के 52 पत्तों में से 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते काले होते हैं। इस 26 पत्ते में से 13 पत्ते ईंट के होते हैं और 13 पत्ते लाल पान के। इस 26 पत्ते में से 13 पत्ते चीरी के होते हैं और 13 पत्ते कालापन होता है। इस 13 पत्ते को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें एक पत्ता जिस पर K लिखा होता है उसको कहते हैं बादशाह। क्या कहते हैं? जिस पे Q लिखा होता है उसको कहते हैं बेगम। जिस पर J लिखा होता है उसको कहते हैं गुलाम। तो ये तीनों पत्ते को हम लोग तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्वीर वाले पत्ते, या फिर इंग्लिश में इसको फेस कार्ड कहते हैं। और एक पत्ता होता है जिस पे A लिखा होता है, इसको कहते हैं इक्का। क्या कहते हैं? इक्का कहते हैं। बाकी इसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इतने सारे पत्ते होते हैं। तो यहाँ अगर हम काउंट करें तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 और 9, 4, 13 13 पत्ते टोटल पुर जाते हैं, है कि नहीं? तो ये 13 पत्ते सभी में होंगे। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इसके काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? तो बादशाह यानी कि ये K वाला, तो ये K वाला पत्ता इस चीरी में भी होगा, है कि नहीं? और ये काला पान में भी होगा।
बादशाह तो दोनों में होगा। तो काले रंग के बादशाह कितने होंगे? 13 नहीं, 2। काले रंग के बादशाह की बस बात हो रही है। बादशाह कितने होंगे? एक बादशाह इस 13, ये 13 पत्ता यहाँ इस तरह से हो गए, 13 पत्ते इस तरह से होंगे, ठीक है। एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, एक इक्का और ये बाकी सारे नंबर्स, ये सब में होंगे, इसमें भी और इस दोनों में भी। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है काले पत्ते के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो काले पत्ते के बादशाह होने की कितने बादशाह होंगे? तो काले पत्ते में एक बादशाह होगा इसका, चीरी का, और एक बादशाह होगा काला पान का। तो 2 बादशाह होंगे ना टोटल। यानी कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है 2। कितने हैं? 2। यानी कि इसी को हम लोग किस तरह से दिखाते हैं? एन ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एन ई इक्वल टू कितना है? 2। तो हमसे प्रायिकता पूछा है, तो पी इक्वल टू क्या होगा? एन ई अपॉन एन एस। एन ई कितना हो गया? 2, और एन एस कितना हो गया? कुल संभावित परिणाम 52। इसको अगर कट करेंगे तो 1/26 होगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 27, 37, 40, 52, 40 के बाद 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान है। कहता है यदि ये कुछ प्रेक्षण दिए गए हैं हमको 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50, इसकी माध्यिका कहता है यदि 35 हो तो x का मान कितना होगा। माध्यिका होता क्या है? यदि हम प्रेक्षणों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा ले तो बीच वाला जो मान होता है ना, वही क्या होता है? एकदम ठीक बीच का मान, वही माध्यिका होता है। तो यदि यह विषम है तो ठीक बीच का मान हम लोग डायरेक्ट देख करके निकाल सकते हैं। यदि यह सम हो गया तब क्या करेंगे? तब दो मान आएंगे ना बीच में, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे पहले सम है या विषम है। तो यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या है? 11 है। प्रेक्षणों की संख्या 11 है, तो यानी कि विषम है। तो विषम है तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या करेंगे? बीच वाला मान जो है वो हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ से देखो 6 इधर है, 5 इधर है। कितना है? 5 इधर और 5 इधर। ठीक बीच वाला मान हमारा माध्यिका होगा। कितना होगा? x। तो x का मान हमारा माध्यिका के बराबर होगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाए? 35। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है संचयी बारंबारता सारणी इनमें से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। तो संचयी बारंबारता हम लोग तब निकालते हैं जब हम लोग माध्यिका निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पहले बारंबारता देखते हैं, उस बारंबारता का फिर संचयी बारंबारता निकालते हैं, है कि नहीं। n निकालते हैं और देखते हैं n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला जो वर्ग है वो कौन सा वर्ग है, और वही वर्ग माध्यिका वर्ग होता है। तो यहाँ माध्यिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हम लोग माध्यिका निकालते हैं तो संचयी बारंबारता सारणी का इस्तेमाल करते हैं। कहता है माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, और ये सारे ऑप्शंस हैं। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो संबंध हम लोगों को पता है वो संबंध क्या है? संबंध है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। अब कई लोगों को याद नहीं रहता है, तो देखो माध्यिका में ज़्यादा अक्षर है ना, तो माध्यिका में 3 रहेगा, 3 बड़ा है, और माध्य कम अक्षर वाला है, इसलिए यहाँ पर 2 रहेगा, क्योंकि 2 छोटा है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग। अब संबंध तो ये है, लेकिन यहाँ तो हमको ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो है रूप बदल करके बैठा है, बहरूपिया है ये, हमको ढूंढना पड़ेगा। तो इस तीनों में से कौन सा संबंध है जो इससे निकलता है?
है कि नहीं। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो सब में देखो माध्य माइनस बहुलक है कि नहीं, माध्य माइनस बहुलक, सब में माध्य माइनस बहुलक है, यानी कि बहुलक और माध्य एक साथ है। तो क्यों ना बहुलक और माध्य को एक साथ ले ले, है कि नहीं। या तो बहुलक को उधर ले जाएं या फिर माध्य को ही इधर ले आएं। ठीक है, क्या करें बोलो, बोलो क्या करें। बहुलक को उधर ले जाते हैं, है कि नहीं, और माध्यिका को इधर लाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -3 माध्यिका बराबर माइनस बहुलक -2 गुने माध्य। ठीक है, अब देखिए माध्य और बहुलक एक साथ हो गया, माध्य और बहुलक एक साथ हो गया। ठीक है, माध्य में 3 लगा हुआ है कि नहीं, माध्य में 3 लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, माध्य में 3 लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 माध्य जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या करते हैं, 3 माध्य जोड़ देते हैं। तो -3 माध्यिका जोड़ 3 गुने माध्य बराबर माइनस बहुलक -2 माध्य जोड़ 3 माध्य। ठीक है, दोनों तरफ हम 3 माध्य जोड़ दिए। अब देखो अगर इसको हम सीधा करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुने माध्य -3 गुने माध्यिका लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ 2 माध्य माइनस में है और 3 माध्य प्लस में है, तो यानी कि माध्य आएगा हमारा प्लस में माइनस बहुलक। तो माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुने माध्य अब -3 गुने माध्यिका। देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यहाँ कॉमन ले लिया है। अगर इसको हम कॉमन ले लेंगे तो 3 गुने माध्य माइनस माध्यिका बराबर माध्य माइनस बहुलक। इसे अगर यदि हम सीधा करके लिखें तो लिख सकते हैं माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस माध्यिका। देख सकते हैं किस तरह से रूप बदल करके बैठा हुआ था ये, यानी कि जो ये है वही ये है। तो जो हमको संबंध पता है उसी से हम संबंध निकाल लिए। तो ऑप्शन नंबर ए में ये संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है, वर्ग और बारंबारता। ये वर्ग और बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है जो बताइए इनमें से बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक वर्ग कौन होता है, बीच वाला नहीं होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं तो यहाँ पर बारंबारता सबसे अधिक है, 45 है। कितना है, तो बारंबारता 45 वाला वर्ग यानी कि 20 से 30 वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ बहुलक वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग हमारा हो जाएगा 20 से 30 वाला वर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा। इसके ऑप्शंस हैं
5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 15। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो ये बताइए, जो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ जो प्रेक्षण है वो क्या क्या है, यहाँ देखिए। पहला है x + 2, दूसरा है 2x + 3, तीसरा है 4x + 5 और चौथा है 5x + 2। टोटल कितने प्रेक्षण हैं? 4 प्रेक्षण हैं। तो सभी का यहाँ योग कर देंगे। x + 2 + 2x + 3 + 4x + 5 + 5x + 2, और इसके बट्टा में क्या देंगे? प्रेक्षणों की संख्या, जो कि कितनी है? 4 है। यदि हम सबको जोड़ें तो ये किसके बराबर होना चाहिए? तो क्वेश्चन में ये कह रहा है जिसका माध्य किसके बराबर है? 18 के बराबर। किसके बराबर है? हाँ, तो यानी कि इसका वैल्यू 18 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? 18 के। तो यदि हम सबको जोड़ें तो x, 2x, 3x, 7x और 12x, टोटल कितने x हो गए? 12x। 2, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 2, 12 बट्टा 4 बराबर 18 होना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ हम देखें तो 12 दोनों में कॉमन है, तो 12 यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ x + 1 बचेगा बट्टा में 4 बराबर कितना? 18। 4 से कटेगा, 3 टाइम्स कटेगा, है कि नहीं? तो x + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 18 बट्टा 3। 3 से काटेंगे तो ये कितना होगा? 6। तो x का मान कितना हो जाएगा? 6, और ये +1 है, उस तरफ जाएगा तो -1, तो 5। x का मान कितना आ गया? 5 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसका माध्य 5 होगा। क्या कहता है? बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी, दूरी क्या है? ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी है 18। एक बिंदु दिया हुआ है और मूल बिंदु से उसकी दूरी निकालनी है। हमको पता है अगर मूल बिंदु को हम O माने तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0, 0। और ये जो बिंदु दिया है इसको यदि हम P मान ले तो बिंदु है 15,8, है कि नहीं? तो हमको ये दूरी OP निकालना है, यानी कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ये यदि x2 है और ये x1 है, ये y2 है और ये y1 है, तो दूरी सूत्र कहता है, दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर करते हैं। तो देखिए यहाँ x2 यानी कि 15, 15 - 0 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 289, जो कि जिसका वर्गमूल 17 होता है। कितना होता है? 17। यानी कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? 17 इकाई। 17 इकाई दूरी होगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, सरल रेखा y = 2x - 3 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? तो एक सरल रेखा दिया हुआ है और सरल रेखा है y = 2x - 3। ये सरल रेखा का एक समीकरण दिया हुआ है। अब कहता है निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? तो इस सरल रेखा पर जितनी भी बिंदुएं होंगी वे सभी की सभी इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। क्या करेगी? संतुष्ट करेगी। तो यदि यहाँ हम देखें तो ये x और y निर्देशांक का मान दिया हुआ है। हम यहाँ अगर रख के देखें बारी बारी, तो जिस मान के लिए इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही उसका क्या होगा? हल होगा, और उसी बिंदु से होकर के यह सरल रेखा गुजरेगी। समझ में आया? तो आइए बारी बारी रख के देखते हैं। पहला पॉइंट है 2, 2। तो यहाँ y के जगह पे 2 है और x के जगह पे भी 2 है। पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है कि नहीं? पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो देखेंगे क्या ये बराबर है? है बराबर? नहीं है, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा देखेंगे इसी तरह से 4, 1 रख करके
यानी कि y के जगह पे क्या रखेंगे 1 और x के जगह पे 4, x के जगह पे 4, y के जगह पे 1 और देखेंगे क्या यह बराबर हो रहा है। क्या 1 बराबर है 5 के? नहीं ना, तो ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है 3,4। यहाँ पर रख के देखेंगे इस समीकरण में, तो y के जगह पे क्या रखेंगे 4, तो 4 बराबर 2 गुने 3, x के जगह पे कितना रखेंगे 3 माइनस 3, तो 4 बराबर 2 तिया 6 माइनस 3। तो क्या 4 बराबर है 3 के? नहीं, तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। देखते हैं रख के, ऑप्शन नंबर डी में जो पॉइंट है वो है 5,7। यहाँ समीकरण है y बराबर 2x माइनस 3, y के जगह पे क्या रखेंगे 7 और x के जगह पे रखेंगे 5, तो 7 बराबर 5 दूनी 10 माइनस 3, तो 7, 10 में से 3 गया तो 7। देख सकते हैं LHS और RHS बराबर हो गया ना इस पॉइंट के लिए। इसका मतलब ये जो बिंदु है उसी से सरल रेखा गुजरेगी, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में, x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है -2 0 और 6 0 से समदूरस्थ हो। तो सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है, जो यदि हम बात करें x अक्ष पर, तो x अक्ष पर y निर्देशांक हमेशा 0 होता है, 0 होता है कि नहीं? x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। यहाँ 2 बिंदु हमको दिया हुआ है, मान लेते हैं एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, जो किसी बिंदु P से समदूरस्थ है, किसी बिंदु P से समदूरस्थ है। तो यहाँ y नियामक तो 0 होगा, हम मान लेते हैं x नियामक x है। तो यदि समदूरस्थ होगा, यदि समदूरस्थ होगा तो PA बराबर PB होना चाहिए, है कि नहीं? PA और PB का मान बराबर होना चाहिए अगर समदूरस्थ होगा तो यहाँ देखिए, यदि हम PA दूरी की बात करें तो PA दूरी कितनी हो जाएगी, √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x माइनस -2 का स्क्वायर होगा, और फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस 0 का स्क्वायर, है कि नहीं? ये बराबर होगी किसके? PB दूरी के। PB दूरी में यहाँ देखिए x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 के स्क्वायर, ये इसके बराबर होना चाहिए, है ना? यदि हम दोनों ओर वर्क कर दें तो ये रूट हट जाएगा, दोनों ओर वर्क करने पर ये क्या हो जाएगा, x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे 0 गया, जो रूट था वो हट गया क्योंकि हम स्क्वायर कर दिए। क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे x माइनस 6 का स्क्वायर बचेगा और 0 तो गया। रूट क्यों हट गया दोनों तरफ से? क्योंकि हमने वर्क कर दिया, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो यहाँ इसका अगर हम स्क्वायर तोड़े तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यही ना होगा? सॉरी, x स्क्वायर प्लस 2ab ना। यदि इसका हम रूट तोड़े तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, यही ना होगा? अब देखो यहाँ ध्यान से, ये x स्क्वायर प्लस में, ये भी x स्क्वायर प्लस में, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, है कि नहीं? इस 12x को यदि हम इधर लाएं, ये कैसा पुल है? जादुई पुल। जादुई पुल क्या करता है? यदि प्लस को इस तरफ ले जाएं तो माइनस, माइनस को ले जाएं तो प्लस, गुना को ले जाएं तो भाग कर देता है कि नहीं? और यदि किसी चीज़ का वर्ग को ले जाएं तो क्या हो जाएगा? रूट। ये दोनों तरफ काम करता है। तो यहाँ देखिए -12 को ये पुल पार करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? +12x हो जाएगा। अब देखो 36 को पुल के उसी तरफ रहने दो,
और 4 को अगर पुल पार करवा दे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ ये हो गया तुम्हारा 4 और ये 12, 12 4 कितना हो गया, 16x हो गया ना। और 36 में से 4 गया तो 32, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32/16, काटेंगे तो कितना आएगा 2। तो x का मान तो निकल गया, और चूंकि x अक्ष पर है तो y कितना होगा, 0 होगा। y कितना होगा, 0, यानी कि जो ये निर्देशांक होगा वो होगा 2,0। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें कहता है y अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी क्या है। तो एक बिंदु है यहाँ, मान लेते हैं ये बिंदु P है जो x अक्ष से और y अक्ष से 13, 15 की दूरी पर स्थित है। हमसे ये पूछ रहा है जो y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये y अक्ष है। y अक्ष से यदि हम इस बिंदु की दूरी देखें तो वो x नियामक बताएगा। कौन बताएगा, x नियामक। और यदि हम x अक्ष से इसकी दूरी देखें तो x अक्ष से इसकी दूरी कौन बताएगा, y नियामक बताएगा। तो हमसे चूँकि y अक्ष की दूरी पूछ रहा है तो जो इसका x नियामक होगा यानी कि x निर्देशांक वो बताएगा इसकी y अक्ष से दूरी। y अक्ष से ये कितना दूर है, तो y अक्ष से ये 13 इकाई दूर है कि नहीं। तो ये जो x नियामक है यही इसका y अक्ष से दूरी हो जाएगा। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x नियामक द्वारा प्रदर्शित की जाती है और x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y नियामक द्वारा प्रदर्शित की जाती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 और 6 -10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। दोनों सिरों का मध्य बिंदु यहाँ कौन है, केंद्र है। तो हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो चूंकि केंद्र यहाँ AB का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु O का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 जोड़ x2 बट्टा 2, क्या होता है x1 जोड़ x2 बट्टा 2 और y1 जोड़ y2 बट्टा 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x1 यदि हम इसको 10 को ले लें -10 तो x2 कितना हो जाएगा 6 बट्टा 2, 6 -10 बट्टा 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ -10 + 6 कितना हो जाएगा -4 बट्टा 2 और 6 में से 10 गया तो -4 बट्टा 2। तो दोनों को काटेंगे, ये -4 बट्टा 2 और ये भी -4 बट्टा 2, कितना हो जाएगा -2, -2। यानी कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा -2, -2। ऑप्शन नंबर सी में है इसका राइट आंसर। इसके ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए में है 2, 3, ऑप्शन बी में है 3, 2, अच्छा ऑप्शन ए में है -8, -8, ऑप्शन बी में है -8, 4, ऑप्शन सी में है -2, -2 और ऑप्शन डी में है 2, 4। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 16th क्वेश्चन में कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4 -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा वो हमको ज्ञात करना है। मान लेते हैं केंद्रक P है तो P का निर्देशांक क्या होगा वही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यदि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A, B और C तीनों के क्रमशः x और y नियामक कुछ दिए हुए हैं और हमको केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए बोले तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 3। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम A बोले x1 y1 है, कितना है x1 y1, B है x2 y2 और C है x3 y3,
तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 3। तो आइए देखते हैं x1 कितना है, 2 है, x1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, 0 और x3 कितना है, 4 बट्टा में 3। उसके बाद y का देखेंगे, y1 कितना है, 4 है, y2 कितना है, 6 है और y3 कितना है, -1। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बट्टा में 3, 4 2 6 बट्टा 3 और ये 6 4 10, 10 में से 1 गया तो 9, 9 बट्टा 3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और ये हो जाएगा 3। तो 2,3 हमारा केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा। तो 2,3 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 6। ये x अक्ष हो गया हमारा, ये y अक्ष हो गया। एक बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है जो है 13,19, 13, ये मान लेते हैं 13,19 एक बिंदु दिया हुआ है जिस बिंदु का नाम है P, ठीक है। अब कहता है इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डालिए, x अक्ष पर लंब डाले हैं तो लंब की लंबाई कितनी होगी। तो ये जो लंब की लंबाई होगी ये इसका y निर्देशांक बताएगा। कौन बताएगा, y निर्देशांक। तो y निर्देशांक कितना है, 19, कितना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 18 में बिंदुओं -2,8 एवं -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले तो मध्य बिंदु हम लोग निकाल लेते हैं। इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 जोड़ x2 बट्टा 2, y1 जोड़ y2 बट्टा 2, ठीक है। x1 हमारा कितना है, x1 हमारा है -2 जोड़ x2 है -6 बट्टा 2 और y1 कितना है 8 जोड़ y2 कितना है -4 बट्टा 2। यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस बट्टा 2, 8 प्लस माइनस -4 बट्टा 2, -8 बट्टा 2 और ये 4 बट्टा 2। अगर इसको काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा -4 और यहाँ आएगा 2। तो -4, 2 हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल गया। कितना निकल गया, -4, 2, यानी कि x जो है वो निगेटिव है और y पॉजिटिव है। ये है प्रथम चतुर्थांश जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि धनात्मक होते हैं। इधर x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। और पहले हम लोग x का नियामक लिखते हैं और फिर y का, यानी कि ये द्वितीय चतुर्थांश में x निगेटिव और y पॉजिटिव, माइनस प्लस साइन होगा। यदि बात करें तृतीय चतुर्थांश की, तो तृतीय चतुर्थांश में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, यानी कि माइनस माइनस वाला जो चिन्ह होगा वो तृतीय चतुर्थांश में आएगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में x तो हमारा पॉजिटिव होगा लेकिन y नेगेटिव होगा। अब देखेंगे हमारा जो मध्य बिंदु का निर्देशांक आया है वह कौन से क्वाड्रेंट में, यानी कि किस चतुर्थांश में लाई करेगा। तो यहाँ देखिए पहला साइन नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव किस चतुर्थांश में आता है, द्वितीय में। तो ऑप्शन नंबर बी द्वितीय चतुर्थांश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, P00, Q80 एवं R012 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष हैं तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। ये निर्देशांक ज्यामिति में क्षेत्रफल वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं।
1 नंबरी में भी, 2 मार्क्स वाले में भी और 5 नंबरी में भी पूछा जाता है बुआ, समझे कि नहीं। इसलिए इसका क्षेत्रफल, बहुत बच्चों को क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं याद रहता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो आज हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे जिससे हम लोग को याद रहेगा, हमेशा कभी नहीं भूलोगे। आओ देखो, याद इधर देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा ही आसान है, यहाँ लिख लेना 1/2, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले लेना है हम लोग को x1, क्या लेना है x1, 1 2 3 करके याद रखना है। x1 यदि यहाँ लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y3, तो देखो 1 2 3 आ गया। उसके बाद लिखेंगे प्लस x2 लिखेंगे यहाँ, तो y3 माइनस y1, 2 के बाद 3 आता है ना, 2 के बाद क्या आता है, 3 के बाद फिर 1 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे x3 इंटू, यहाँ देखो 3 आया, 3 के बाद फिर से क्या आएगा 1 फिर 2, y1 माइनस y2, और इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये 1/2 पूरे ब्रैकेट से गुना होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रहेगा। देखो इधर 1/2 इंटू x1 कॉमन लेना है, y2 माइनस y3, फिर x2, फिर y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, लगातार है। देखो 1 2 3 2 3 फिर 1 फिर 3 1 2, है कि नहीं लगातार। तो अब भूलेंगे नहीं इसको। तो इस क्षेत्रफल को फार्मूला को याद रखना है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आता है इससे, 2 मार्क्स वाला भी आता है, 1 मार्क्स में भी आता है। तो आइए तो फार्मूला पर इसको बिठाते हैं। x1 के जगह पे है 0, y2 के जगह पे है 0, पहले y2 के जगह पे 0 और y3 के जगह पे कितना है 12 है ना, 12 है ना, प्लस x2 के जगह पे कितना है 8 है, कितना है 8, y3 के जगह पे कितना है 12, y3 के जगह पे 12, और y1 के जगह पे कितना है 0, तो बैठा दिए 0। अब प्लस x3 देखो कितना है 0 है, कितना है 0, y1 कितना है 0 और y2 कितना है वो भी है 0, y1 y2 दोनों 0 हो गया। तो देखो जो 0 से टकराएगा किस चीज़ में, गुना में, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ देखो 12 में से 0 गया तो 12 बचेगा, 12 को 8 से गुना करेंगे 96, अब प्लस यहाँ भी 0 से गया तो 0, तो अंदर में क्या बचा बस 96 यानी कि 96, 2 से काटेंगे 48, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी 48 हमारा सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। आसान है, आप लोग को बस क्या करना है, इस पर वैल्यू पुट करने आना चाहिए। जो यहाँ पर नियामक है उसको यहाँ पर रख देना है बस, और तो कुछ नहीं करना। थोड़ा सा तो यहाँ सब लोग ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0 6 0 0 एवं 8 0 है। मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदु A है 0 6, B है 0 0 और C है 8 0। तो हमसे पूछ रहा है त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। तो परिमिति त्रिभुज की क्या होगी, इसकी जो बाउंड्री है वो, यानी कि AB जोड़ BC अजोड़ C है, यही इसकी परिमिति होगी। तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके हम AB BC और CA निकाल लेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो हमको इसकी परिमिति मिल जाएगी। तो AB निकालिए, AB के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर होगा। 0 में माइनस 0 कितना होगा 0 होगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर तो कितना होगा 0 प्लस 36, रूट अंडर 36 बाहर निकालेंगे 6, तो ए बी आ गया, है कि नहीं। अब क्या निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं। बी सी के लिए देखो यहाँ बी यहाँ सी, 0 माइनस 8 का स्क्वायर, 0 माइनस 8 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 0 माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना आएगा 64 रूट के अंदर में बाहर निकालेंगे 8, तो बी सी निकल गया हमारा 8। अब क्या निकालेंगे सी ए, क्या निकालेंगे सी ए निकालेंगे, तो 8 माइनस
0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर रूट के अंदर में, तो 8 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट के अंदर में। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट 100 बाहर निकालेंगे 10, तो सी ए भी आ गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालेंगे। अब ए बी कितना हो गया, तो ए बी निकला है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। बी सी कितना निकला, तो बी सी निकला 8, यहाँ लिखेंगे 8। सी ए कितना निकला, निकला 10, तो 8 6 14, 14 10 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है। ऑप्शन ए में है 16 माइनस 4b, ऑप्शन बी में है 4b माइनस 16, ऑप्शन सी में है बी स्क्वायर माइनस 16 और ऑप्शन डी में है 16 माइनस बी स्क्वायर। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है तो विवेचक यानी कि डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक को इंग्लिश में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो डी बराबर क्या होता है हम लोग को पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ अगर इससे हम तुलना करें हम अपने समीकरण की, तो हमारा जो समीकरण है उसमें आप ही लोग बताइए, जो ए के जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, बी के जगह पे 4 है और सी के जगह पे बी है, तो यहाँ पर हम उस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, बी के जगह पे क्या रखें 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह पे क्या है 1 और सी के जगह पे क्या है बी है, सी की जगह पे क्या है 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर माइनस 4b, तो 16 माइनस 4b हमारा विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का मान निकल करके आ जाएगा। तो विवेचक 16 माइनस 4b कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है कौन है ये बताना है अपने को। पहला है 0.4 कॉमा 0.44 444, ऑप्शन बी है 1 11 111, ऑप्शन सी है 2 4 8 16, ऑप्शन डी है 0 -4 -8 -12। समांतर श्रेणी में है कि नहीं ये हमको बताना है। यदि ये समांतर श्रेणी में है अगर चारों में से कोई भी, तो सार्व अंतर हर जगह पे क्या होगा समान होगा, सार्व अंतर समान होगा ना। हाँ, तो हम देख लेते हैं सार्व अंतर समान है कि नहीं। यदि हम देखें तो इसका a1 यानी कि प्रथम पद कितना है 0.4, दूसरा पद कितना है 0.44 और तीसरा पद कितना है 0.444। यदि हम कहें सार्व अंतर कैसे निकलता है, तो कोई भी अगला पद में से पिछला पद घटा करके हम सार्व अंतर निकाल सकते हैं। तो सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1 निकलेगा या फिर a3 माइनस a2 भी निकल सकता है। तो हम देख लेते हैं ना, जो a2 माइनस a1 क्या बराबर है a3 माइनस a2 के, तो अगर बराबर है तो सार्व अंतर समान है, नहीं है तो नहीं है। तो हम पहले देख लेते हैं a2 माइनस a1, a2 कितना है 0.44 माइनस 0.4, इसको हम लोग 0.40 लिख सकते हैं, है कि नहीं, दशमलव समान बनाने के लिए, लाइक डेसिमल में बदलने के लिए। तो ये कितना आएगा 0.04। ठीक है, अब a3 माइनस a2 निकालिए, a3 माइनस a2 निकालेंगे तो कितना होगा 0.444 माइनस 0.44, एक जीरो अपने मन से लगा दीजिए ताकि घटाने में आसानी हो। अब देखो ये घटाएंगे तो कितना आएगा 0.00 और 4, तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं जो ये इसके बराबर नहीं है, तो नहीं है तो ये AP में नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखने से पता चलता है 10 में से 1 घटाएंगे तो 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आएगा, और 111 में से 11 घटाएंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ भी बराबर नहीं है। यहाँ देखो 2 4 और फिर यहाँ पर कितना बढ़ा 2, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8। तो क्या सार अंतर हर जगह समान है? नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए A1 कितना है 0, A2 कितना है -4, A3 कितना है -8 और A4 कितना है -12। हम अगर A2 माइनस A1 देखें तो -4 -0 हमारा आएगा -4, और A3 माइनस A2 देखें तो A3 कितना है -8 -4, तो कितना होगा -8 + 4, ये भी हमारा -4। यदि A4 माइनस A3 देखें तो -12 -8, तो -12 + 8 ये भी हमारा होगा -4। तो हर जगह यहाँ हमारा सार्वंतर यानी कि डी का मान -4 ही आ रहा है। तो सार्वंतर समान है, इसका मतलब एपी में कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला। जो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है समांतर श्रेणी √18, √50, √98 और √162 का सार्वंतर क्या है? क्या है सार्वंतर? क्या है सार्वंतर? कैसे निकालते हैं? कोई भी अगला पद में से पिछला पद को घटा करके निकालते हैं, है कि नहीं? लेकिन यहाँ तो जो पद हम देख रहे हैं उसी में झोल है। झोल क्या है? तो सब रूट में है, पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं? देख करके डर लग रहा होगा ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इसको थोड़ा सा हम लोग सरल कर लेंगे। थोड़ा सा क्या कर लेंगे? सरल कर लेंगे। रूट के अंदर तो है, लेकिन इसको थोड़ा सा और अगर हम सरल करके लिख ले तो हमको क्लियरली दिखेगा ये चीज़ जो एपी में है कि नहीं है। कैसे करेंगे सरल? तो इसका गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। और जो रूट से बाहर निकलने वाला संख्या होगा उसको रूट से बाहर निकाल देंगे। आइए देखते हैं। पहला क्या है? 18। 18 का गुणनखंड निकाले तो यानी कि 2 × 3 × 3 आएगा, है कि नहीं? 18 को रूट में रखने पर ये आएगा ना। कैसा जेल है ये? जादुई जेल है। कैसा जेल है? क्या करता है? जोड़ा लगाता है तभी बाहर निकलने देता है कि नहीं? तो 3 यहाँ जोड़ा लगा लिया तो 3 बाहर निकल जाएगा। कितना 3? एक ही 3 बाहर निकलेगा, और बेचारा 2 जो है अंदर ही फंसा रह गया, है कि नहीं? कष्ट में होगा ये। अभी तुमको और जेल में रहना है कुछ दिन, थोड़ा सा कष्ट सह लो, है कि नहीं? लेकिन 3 √2 देखो ज़्यादा सुंदर लग रहा है, नहीं है? √18 से ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा है। तो √18 जहाँ पर है वहाँ पे हम 3 √2 लिख देते हैं, ठीक है? यानी कि हमारा प्रथम पद A1 कितना हो गया? 3 √2 हो गया, ठीक है? और यदि हम बात करें √50 की, √50 की, तो यहाँ इसको हम फैक्टर निकाल करके देखते हैं 50 का कितना आता है। तो इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर में 2 × 5 × 5। देखो अब 5 जो है वो खुश हो रहा होगा नहीं कि जोड़ा लग गया इसका, अभी भी आज़ाद हो जाएगा। फिर से बेचारा फंस गया 2, है कि नहीं, रूट के अंदर। तो A2 हमारा कितना है? 5 √2। अब एक बात बताओ, क्या आगे निकालने की ज़रूरत है? नहीं ना, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया ये समांतर श्रेणी में है। तो जब समांतर श्रेणी में है तो 2 पद हमको मालूम हो गया तो हम आराम से सार्वंतर निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो सार्वंतर क्या होता है? D = क्या हो जाएगा? सार्वंतर D बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? A2 - A1 नहीं हो जाएगा? A2 कितना है? 5 √2 और A1 कितना है? 3 √2। तो 5 √2 में से 3 √2 चला गया तो क्या बचेगा? 2 √2। ऑप्शन नंबर बी हमारा 25 कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद (8n - 2) हो
तो उस श्रेणी का अच्छा 24 नंबर छूट गया, कोई बात नहीं, 24 नंबर बाद में बता देंगे, ठीक है। तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 30 या फिर ऑप्शन डी 40। कहता है nवां पद दिया हुआ है, nवां पद दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है, an, क्या दिया हुआ है, an बराबर दिया हुआ है 8n-2, है कि नहीं। अपने को निकालना क्या है, तो बोलता है 7वां पद निकालिए, यानी कि a7 निकालना है। तो जहाँ n है वहाँ क्या बिठा देंगे, 7 बिठा देंगे एकदम। देखो खुश हो गया, अब 7 को n का जगह मिल गया, इसलिए वो खुश है। इसको गुना करो, हो जाएगा 56-2 कितना, 54। ऑप्शन नंबर ए है। ये सब क्वेश्चन एकदम आसान होता है, नहीं 24 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, ऐसे कैसे छूट गया बालक को। बहुत कुछ छूट जाता है ज़िंदगी में पीछे, है कि नहीं। उसी तरह ये भी छूट गया था, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। चौबीस नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा, क्या होगा, आइए देखते हैं। कहता है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। तो क्वेश्चन में देखिए प्रथम पद कितना है, 2 है। प्रथम पद कितना है, 2। सार्व अंतर किसी भी अगला पद में से पिछला पद को हम लोग घटा के निकाल सकते हैं। तो 80 में से a1 या फिर a इसी को लिखते हैं, घटाएंगे तो कितना होगा, 5 - 2 3, a हो गया, d हो गया, है कि नहीं। और n दिया हुआ, यानी कि 11वां पद निकालना है, तो n बराबर कितना, 11, कितना 11, 11वां पद अपने से पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, हमको पता है an बराबर होता है a + n - 1 × d, है कि नहीं। n के जगह पर क्या बिठा देंगे, 11, तो a11 बराबर a + 11 - 1 × a के जगह पे वैल्यू बिठा दो, क्या था भाई, कहाँ गया, 2, और d के जगह पे क्या था भाई, 3 था। आ जाओ भैया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 10 में से 11 में से 1 गया, तो 10 × 3, तो 2 + 30 बराबर 32। हाँ, किसको 32 को दांत है यहाँ पे, हंसना नहीं है 32 दांत दिखा करके। चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 32, ऑप्शन लिखे ही नहीं। ऑप्शन ए में है 24, ऑप्शन बी में है 30, ऑप्शन सी में है 32, ऑप्शन डी में है 40। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है किसी समांतर श्रेणी में a30 - a20 बराबर 50, यानी कि उस AP का 30वां पद में से यदि उस AP का 20वां पद घटाते हैं तो हमको 50 प्राप्त होता है। सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो D निकालना है। आप लोगों को पता है an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × t, है कि नहीं। तो a30 बराबर कितना होगा, a + 30 - 1 29d, और a20 बराबर क्या होगा, a + 19d, होगा कि नहीं। इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, हम वहाँ लिख सकते हैं a30 के जगह पे a30 - a20 बराबर 50 है ना, तो a30 के जगह पे हम लिख देते हैं a + 29d, और a20 के जगह पे लिख देते हैं a + 19d, ठीक है। यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखिए, बराबर 50। यहाँ पर हमको मिलेगा a + 29d - a - 19d बराबर 50। a से a गया, 29 में से 19 गया तो कितना बच गया, 10d बराबर 50। 0 गया,
डी बराबर 5, ऑप्शन नंबर सी। 2x माइनस 8, 3x प्लस 2 एवं 6x माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। क्रमागत मतलब लगातार पद है। तो x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन है, ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी। देखो सब लोग यहाँ ध्यान से, ये एपी का 3 क्रमागत पद है और सार्व अंतर कैसे निकलता है हम लोग को मालूम है। कोई भी अगला पद में से पिछला पद को यदि हम घटाते हैं तो सार्व अंतर निकल जाता है कि नहीं। तो यदि हम देखें तो ये अगर अगला पद है उससे पिछला ये पद है, तो यानी कि 3x प्लस 2, इसमें से यदि हम घटा ले 2x माइनस 1 तो ये सार्व अंतर होगा, है कि नहीं। उसी तरह ये अगला पद में से इस पिछला पद को होगा, यानी कि 6x माइनस 1, 6x माइनस 1, इसमें से यदि हम घटा ले 3x प्लस 2, यहाँ भी सार्व अंतर निकलेगा, है कि नहीं। और सार्व अंतर एपी में क्या होता है, समान होता है, तो दोनों बराबर होगा, है कि नहीं। तो 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2। यहाँ 3 में से 2 गया तो x बचा, 2 और 1 3, और यहाँ 6x में से 3x गया तो 3x बचा, माइनस 1 और माइनस 2 मिल करके माइनस 3। x वाला को इधर ले आइए चाहे उधर ले आइए, 3 को इधर लाएंगे तो 3 प्लस 3 3 है, उधर ले तो x, तो 6 बराबर 2x, तो x बराबर 6/2, काटेंगे तो 3, x का मान कितना आया 3, है कि। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 82 पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या निकालें। ऑप्शन 15, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 22। यानी कि समांतर श्रेणी में हमको प्रथम पद ए दिया हुआ है 2, डी कैसे निकालेंगे, कोई भी अगला पद में से पिछला पद घटा लेंगे, डी निकल गया हमारा। और हमको एन दे रखा है, क्या दे रखा है 82, एन पूछ रहा है, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, एन क्या है। हम जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो 82 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, तो 82 माइनस 2 बराबर एन माइनस 1 गुना 4, एन माइनस 1 गुना 4 बराबर 80, एन माइनस 1 बराबर 80, गुना में है इस साइड आएगा तो भाग में कट जाएगा, एन बराबर 20, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि 21 पद है। टोटल कितना पद है 21, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दिया है ए कितना है 72, डी निकाल सकते हैं हम लोग, कोई भी अगला पद में से पिछला पद घटा लीजिए। हम 63 में से 72 घटा लिए, कितना हो गया -2, कितना हो गया -2, क्या हुआ है कितना 0, और एन बराबर 1, एन निकालना है। तो आइए इसको हम जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं। एन के जगह पे 0 रखेंगे, ए के जगह पे 72, एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे -9। इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, है कि नहीं। एन माइनस 1 इंटू -9 बराबर 72 को इस तरफ ले जाएंगे तो -72, एन माइनस 1 बराबर -72, और ये गुना में है इस आएगा तो भाग में, माइनस से माइनस गया 9 से 72 कट गया, है कि नहीं। एन माइनस 1 बराबर 8, एन बराबर 8 प्लस 1 बराबर, यानी कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका नौवां पद शून्य होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु
ए कॉस थीटा 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी होगी। दूरी सूत्र आप लोगों को पता है, इसको यदि बोले x1, इसको x2, इसको x1, इसको यदि बोले x1, इसको बोले y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, ये बिंदु यदि ये a है और ये बिंदु यदि b है, तो अपने को ए बी निकालना है। तो दूरी सूत्र क्या करता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, रूट अंडर x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है a cos थीटा, x1 कितना है तो लिखेंगे a cos थीटा का स्क्वायर प्लस y2 कितना है a sin थीटा, कितना है और y1 कितना है 0 a sin थीटा माइनस 0। देखो क्या हो जाएगा 0 माइनस, तो माइनस a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर रूट के अंदर है कि नहीं, ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। a स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या cos स्क्वायर थीटा जो sin स्क्वायर थीटा है कि नहीं, और cos स्क्वायर थीटा जो sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा जो sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। कितना होता है, यहाँ a स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या आ जाएगा 1। तो कहता है इसके बीच की दूरी क्या है, तो इसके बीच की दूरी a है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है a, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2a, ऑप्शन नंबर सी में 3a और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 4। तो क्या होगा ऑप्शन ए हमारा सही। 31 नंबर क्वेश्चन में है 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। पूछ रहा है यह किसके बराबर है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर। देखते हैं क्या होता है। देखिए सब लोग यहाँ देखिए ध्यान से, ये क्या है 1 माइनस साइन टू द पावर 4। 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, एक को यदि 1 का वर्ग कर देते तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। अब देखो यहाँ ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख दीजिए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, है कि नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। कहता है त्रिभुज ABC में x y क्रमांक भुजाएं AB तथा AC पर
दो बिंदु हैं तथा XY समानांतर है BC, यदि AX अनुपात XB 2:3 है तो AY अनुपात YC का मान होगा। ऑप्शन 3:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 1:3 या फिर ऑप्शन डी 3:3। चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज ABC है, ठीक है, और भुजा BC के समानांतर XY क्या है, यहाँ X और यहाँ Y, ठीक है। AB तथा AC पर क्रमशः X और Y है। कहता है AX अनुपात XB जो है वो 2:3 कितना है, तो AY अनुपात YC क्या हो, हमको पता है। यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, है कि नहीं, यहाँ BC के समांतर एक रेखा खींच रहा है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये प्रमेय हम लोग पढ़े थे। तो ये यदि 2:3 है तो ये भी कितना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। नंबर 33 देखिए, कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या है। यहाँ दो त्रिभुज है जो समरूप है। मान लिया कि ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज है जिसके क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 दिया हुआ है कि नहीं। पूछ रहा है इनके संगत माध्यिकाओं यानी कि AP और DQ का अनुपात क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है जो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या फिर ये भी हम लोगों ने देखा था कि उसके माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि यहाँ जो माध्यिकाएं हैं AP/DQ इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा कौन, 121:64 होगा। तो यहाँ अगर हम कहें तो AP/DQ का वर्ग 11/8 के वर्ग के बराबर होगा, है कि नहीं। यदि हम वर्गों की तुलना करें तो AP/DQ का मान 11/8 आ जाए, यानी कि AP अनुपात DQ कितना आया, 11:8। तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात कितना होगा, 11:8 होगा। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 11:8, ऑप्शन बी 8:11 और ऑप्शन सी 121:64 और ऑप्शन डी 12:91। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाण क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज
की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। एक है जो दोनों के परिमाप हम लोगों को दिए हुए हैं, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमको पता है यदि त्रिभुज दोनों समरूप हैं तो दोनों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी कि ए बी बट्टा डी ई बराबर होगा बी सी बट्टा ई एफ बराबर होगा सी ए बट्टा एफ डी, होगा कि नहीं? मान लेते हैं इन सब का समान अनुपात निकालने पर हमको x मिलता है। क्या मिलता है? x। तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा डी ई इंटू एक्स या फिर x इंटू डी ई, बी सी बराबर हो जाएगा x इंटू ई एफ और सी ए बराबर हो जाएगा x इंटू एफ, है कि नहीं? यहाँ पर हम देखो ध्यान से, यहाँ पर यदि हम ए बी बी सी और सी ए के बदले में ये मान रखें, है कि नहीं? ए बी होगा यहाँ, ए बी लिखा गया, ए बी बी सी और सी ए के बदले में ये मान रखें, वहाँ क्या हो जाएगा? एक्स इंटू डी ई प्लस एक्स इंटू ई एफ प्लस एक्स इंटू एफ डी बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर, है कि नहीं? इसमें हम यहाँ मान रखें, ए बी को लिख सकते हैं एक्स इंटू डी ई, तो हमने लिख दिया एक्स इंटू डी, बी सी को लिख सकते हैं एक्स इंटू ई एफ, तो हमने लिख दिया एक्स इंटू ई एफ, सी ए को लिख सकते हैं एक्स इंटू एफ डी, तो हमने एक्स इंटू एफ डी लिख दिया। एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी बराबर कितना? 30 सेंटीमीटर। और इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी, यानी कि उसकी परिमिति दी हुई है कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर बट्टा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया? 3/2। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो यदि एक भुजा की लंबाई कितनी है? 18 सेंटीमीटर, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई कितनी है? तो हम मान लेते हैं यदि ए बी का मान दिया हुआ है 18, कितना? 18। तो यहाँ से बताइए ए बी का मान यदि 18 है, तो इसका मतलब x इंटू डी ई का मान कितना है? 18 है, कितना है? और डी ई का x का मान कितना निकला है? यहाँ से 3/2 निकला है, तो 3/2 इंटू डी ई बराबर कितना? 18। तो डी का मान कितना होगा? 18 गुने 2/3, इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा ऑप्शन ए है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 3√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है √3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ ध्यान से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर,
√3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब हमको मालूम है जो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है, 36√3 दिया हुआ है कि नहीं। √3 से √3 गया है कि नहीं, तो भुजा स्क्वायर बराबर 36 गुने 4, तो भुजा बराबर √36 गुने 4। देखो इसको लिख सकते हैं 6 गुने 6, इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना। ये कितना हो गया 6 और ये 2, यहाँ से 6 बाहर निकला और यहाँ से 2 बाहर निकला, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।